मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कल जो कहा, उस बयान का एक हिस्सा वायरल करके विपक्षी दलों की ओर से सियासी हंगामा खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप, उसमें कितना दम है, हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आज खुद गृह मंत्री मीडिया के सामने आए, बकायदा उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक एक करके चुन चुन के कैसे उन्होंने विपक्ष पर साधा है निशाना, ये भी खबर दिखाएंगे। सम्मान के घमासान का संपूर्ण सत्य क्या है, आज होगा इसका खुलासा। उधर बाबा साहब का नाम लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो पटना से लेकर जम्मू तक कांग्रेस ने मोर्चा निकाला। सवाल यह है, कहीं अंबेडकर के बहाने वोट बैंक की राजनीति तो नहीं की जा रही और इसका सियासी फायदा क्या मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली का दंगल जीतने के लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे हैं। ऑटो वालों के लिए स्कीम की घोषणा से शुरुआत हुई, फिर महिलाओं के लिए ऐलान हुआ और अब बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान कर दिया। क्या दिल्ली में केजरीवाल को मिलेगी सत्ता की संजीवनी, ये भी जानेंगे। हैरान करने वाली तस्वीर आई है मुंबई से। गेटवे ऑफ इंडिया के पास फेरी से नौसेना की स्पीड बोट टकराई है। 13 लोगों की मौत हो गई, 3 जिनमें से नौसैनिक हैं। ज्यादातर डूबे लोग निकाल लिए गए हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जनहित के विस्तार से, खबरें आप तक पहुंचाते हैं। संविधान पर संसद में 4 दिन की चर्चा कल ही खत्म हो गई। 13 और 14 को लोकसभा में और 16-17 को राज्यसभा में लंबी बहस हुई। कुल मिलाकर चर्चा का सार था कि संविधान की कौन ज्यादा कद्र करता है, बीजेपी या कांग्रेस। किसने रक्षा की, किसने उसको कुठाराघात पहुंचाया। वैसे तो संविधान का नाम लेते ही बाबा साहब अंबेडकर का नाम जेहन में आता है, इन 4 दिनों में आया भी, लेकिन आज अलग शोर मचा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज जब संसद शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसद संसद के बाहर नारे लगा रहे थे। हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें थी। नारों में एक ही मांग थी, गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, अमित शाह गद्दी छोड़ो। दूसरा प्रदर्शन दिखाते हैं। शाम को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। केजरीवाल नेतृत्व कर रहे थे। यहां 2 मांगे थी, अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा भी दें। अब सुनिए कि विपक्ष क्यों गृह मंत्री से नाराज है, उसे क्यों लगता है अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है, कल अमित शाह जी के भाषण में निकल गया। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान। विपक्ष के बयानों को गौर से सुनेंगे तो 4 शब्द हैं, संविधान, भगवान, अंबेडकर और अपमान। यहां से अब पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में 1 घंटे 31 मिनट का भाषण दिया था। शाम 6:38 पर उन्होंने बोलना शुरू किया। 8:09 पर अपनी बात उन्होंने खत्म की। इसी भाषण में शाम 7:45 पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का बार बार बाबा साहेब का नाम लेना सिर्फ ढोंग है। शाह ने जिस संदर्भ में यह बात कही थी वो पूरा हिस्सा 3 मिनट 37 सेकंड का था, लेकिन रात 9:19 पर इसका सिर्फ 12 सेकंड का आगे का हिस्सा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि अमित शाह ने अंबेडकर को भगवान से कम आंक कर उनका अपमान किया। कांग्रेस ने जो 12 सेकंड का वीडियो सुनाया, देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते
तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना। लेकिन जैसा कि हमने बताया था, अमित शाह का ये पूरा बयान एक विशेष संदर्भ में था और 3 मिनट 37 सेकंड का पूरा बयान। आपको पूरा बयान सुनाएंगे, उसके पहले कुछ और बयान। कांग्रेस ने जैसे ही अधूरे वीडियो के साथ अमित शाह पर अपनी पॉलिटिकल लाइन ली, वैसे ही सोशल मीडिया पर अमित शाह को ट्रोल लोग करने लगे। विपक्षी दलों के नेता सामने आ गए। कांग्रेस की एक्स पोस्ट को उसके नेता धड़ाधड़ रिपोस्ट करने लगे। सुबह तीखे बयान आने लगे। फिर संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ, अंदर हंगामा भी हुआ। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस बयान पर इतना हंगामा हुआ है, अब आप देखिए कि अमित शाह की स्पीच आखिर क्या थी। कांग्रेस ने जो सुनाया वो फिर से सुनिए, और भाषण का जो हिस्सा एडिट कर दिया गया, यानी कि शेयर नहीं किया गया ताकि निशाना साध लिया जाए, वो पूरा बयान भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना। आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो सुनाया, हमने वो भी आपके सामने रखा, और जो पूरा बयान अमित शाह का दिया गया था वो किस संदर्भ में दिया गया था, हमने आपको 1 मिनट 14 सेकंड का वो हिस्सा भी सुना दिया। लेकिन संदर्भ स्पष्ट है कि अमित शाह आम्बेडकर पर कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क बता रहे थे। वो बाकायदा इसके लिए उदाहरण दे रहे थे। कांग्रेस के अधूरे वीडियो के जवाब में जब अमित शाह का पूरा वीडियो शेयर होने लगा, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के अपमान और SC/ST की अनदेखी का कांग्रेस का काला इतिहास बता दिया है। इसीलिए बौखलाई कांग्रेस नाटकबाजी पर उतर आई है। लेकिन पूरा वीडियो सामने आ जाने और पीएम मोदी के बयान के बावजूद शाम को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह पर अपने आरोप दोहराए। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए, और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जब इस तरह से हमलावर रही तो फिर शाम 5:45 बजे अमित शाह खुद बीजेपी दफ्तर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि झूठ की एडिट मशीन है। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और
भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं, विवाद की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कल ही राज्यसभा में भाषण के वक्त ही हंगामा क्यों नहीं कर दिया, आज क्यों किया गया। आपको बताते चले कि हमने बाकायदा फैक्ट चेक किया है। कल हमने पूरा अमित शाह का भाषण भी सुना था। अमित शाह ने जब खरगे को टोका वो 6:50 की बात थी, जबकि जिस बयान पर कांग्रेस कल खामोश रही वो रात 7:45 बजे का बयान था। आपको बताते चले कि अमित शाह ने जो बयान दिया था और जो कांग्रेस पार्टी ने वायरल किया, कांग्रेस पार्टी का बयान अर्ध सत्य था। पूरा बयान किसी और संदर्भ में किया गया था और किस तरह से बाबा साहब आंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर अपमान किया, उसका पूरा जिक्र कल संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया था। तो बाबा साहब को लेकर अमित शाह के बयान पर कल खामोश रहना और आज हंगामा देना, कहीं इसके पीछे आने वाले 2 राज्यों के चुनाव तो असली वजह नहीं है क्या? इसीलिए आम आदमी पार्टी भी तुरंत अब इस पूरे मामले में एक्टिव हो गई। शाम करीबन 4 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने निकले। अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अमित शाह के बयान को इसलिए भी मुद्दा बनाया है क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता दलितों के मोहल्ले से होकर निकलता है। दिल्ली की अगर हम बात करें, जहां पर दलित आबादी 17% के आसपास है, 70 में से दिल्ली की 12 सीटें रिजर्व हैं। 2020 में सभी 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 2015 में 12 की 12 सीटें आपको मिली थीं। 2013 में आम आदमी पार्टी को 9, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। 1998 में कांग्रेस ने सभी 12 सीटें जीत ली थी और सत्ता में आई थी। तो दरअसल दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश है। और बात सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, आंबेडकर की अपील देश के हर कोने तक है, उनका प्रभाव हर जगह है। 2025 के आखिर में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर दलित वोटों पर सबसे मजबूत पकड़ अभी एनडीए की है। महागठबंधन इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है और इसी कोशिश के तहत चर्चा है कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की भी महागठबंधन में एंट्री हो सकती है। बिहार में 19.65% दलित वोटर हैं। चिराग पासवान, जिस पासवान बिरादरी से आते हैं, उसकी संख्या 5.31% है। चंद्रशेखर जिस बिरादरी से आते हैं उसकी संख्या 5.26% है। जीतन राम मांझी की जाति की आबादी तकरीबन 3% के आसपास है। चिराग, मांझी एनडीए के साथ हैं, लेकिन 5.5% वोट बैंक वाले चंद्रशेखर की जाति के वोट पर महागठबंधन की नजर है। आपको बताते चले, हालांकि चंद्रशेखर ने हरियाणा में भी जाकर चुनावी प्रचार खूब किया था। उनकी पार्टी से कई कैंडिडेट भी उतरे थे मैदान में, लेकिन 10 सालों के बाद बीजेपी तीसरी बार वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है। अब बिहार में कितना असर पड़ेगा चंद्रशेखर का, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल यही वजह है कि अमित शाह के बयान को लेकर जो विवाद हो रहा है उसमें एनडीए के दलित नेता खुलकर साथ खड़े हैं, जबकि आरजेडी के नेता लगातार तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं खुद उस सदन में उस वक्त मौजूद था और मैंने पूरे भाषण को मैंने सुना। अमित शाह जी ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया और यही वो बौखलाहट थी। आप बताएं, आप वही कांग्रेस पार्टी हैं जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। आप उनके सम्मान की चिंता करेंगे? ये संविधान विरोधी है। संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान के शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। बाबा साहेब आंबेडकर के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह को घेर रही है, लेकिन बीजेपी भी इतिहास से कांग्रेस का साक्षात्कार करवाकर पलटवार कर रही है। साथ ही बाबा साहब के लिए मोदी सरकार ने जितने कामकाज किए हैं उसको गिनाया जा रहा है। 6 दिसंबर की तस्वीर है, जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पक्ष विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। 12 दिन ही बीते हैं कि इन्हीं बाबा साहेब के नाम पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह से इस्तीफे की मांग हो रही है। कई शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री ने विपक्ष की मांग और अमित शाह पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया है। विपक्ष ने सरकार पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया तो कमान खुद पीएम ने संभाली। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके देश को बताया कि बाबा साहेब के सम्मान के लिए उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है। सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों यानी पंच तीर्थ को विकसित किया। कई दशकों से चैत्य भूमि के लिए लंबित जमीन के मुद्दे को सरकार ने सुलझाया। दिल्ली में जहां अंबेडकर ने अंतिम वर्ष बिताए उसका विकास किया। लंदन में जिस घर में डॉक्टर अंबेडकर रहते थे उसका सरकार ने अधिग्रहण किया। बीजेपी के कई नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। याद दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को लोकसभा चुनाव में हरवाने का काम 2 बार किया था। भारत रत्न नहीं देने से लेकर संसद की तस्वीर का जिक्र करके बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी देश को ये बता रही है कि उनकी सरकार में दलितों के उत्थान के लिए क्या कुछ हुआ है। सरकार ने SC/ST के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुद्रा स्कीम और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की। SC/ST छात्रों की पढ़ाई के लिए बजट का आवंटन 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ किया। एकलव्य मॉडल स्कूल के तहत 452 नए स्कूल बन रहे हैं। फिलहाल बाबा साहेब के बहाने राजनीति फुल स्पीड में है। अभी ये राजनीति रुकने वाली नहीं है। इधर दिल्ली में मौसम भले ही सर्द हो लेकिन सियासी पारा हाई है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो आम आदमी पार्टी ने इस बयान को पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ दिया। आज इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने धरना दिया तो बीजेपी जवाबी पलटवार में लगातार जुटी हुई है। देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता में कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? संसद के शीतकालीन सत्र में ये गर्मागर्म बहस कल हुई है, लेकिन इसकी सियासी तपन आज भी दिल्ली के सर्द मौसम में महसूस की गई। दिल्ली चुनाव में घुसपैठ को मुद्दा बना चुकी बीजेपी ने बांग्लादेशी विरोधी एजेंडे को और धार दे दी। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा प्रेजेंटेशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। फर्जी तरीके से रोहिंग्याओं को लाभार्थी बनाने के आरोप उन्होंने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर लगाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हमारे दलित भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ छीन रही है। नकली आधार कार्ड, जाति सूचक SC सर्टिफिकेट बनाकर किन लोगों को लाभ दिया जा रहा है, उन लोगों की असलियत क्या है, कौन है वो लोग? कहीं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ की पिच पर बीजेपी आपको घेर रही है, लेकिन आपने बहस को पूर्वांचलियों की तरफ शिफ्ट कर दिया। हमारे यूपी बिहार के भाई, आप उनको रोहिंग्या करें। कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी। आप सांसद संजय सिंह सदन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम काटने के अरविंद केजरीवाल के आरोपों को दोहराया। हरिनगर में भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर ने 2 कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट कटवाने की अर्जी दिया। हरिनगर के साथ संजय सिंह ने करावल नगर से लेकर कई और विधानसभा का जिक्र किया। आरोप लगाया कि बीजेपी गड़बड़ी कर चुनाव जीतना चाहती है। सदन में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत जवाबी पलटवार किया। जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। जेपी नड्डा ने रोहिंग्या का जिक्र किया तो आपने वोटर लिस्ट में से काटे गए कथित पूर्वांचलियों के नाम को हाईलाइट कर बहस को यूपी बिहार के अपमान से जोड़ दिया। हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी?
अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेता संजय सिंह के इस बयान को पूर्वांचली प्राइड का मुद्दा बनाकर शेयर कर रहे हैं, जिसे पूर्वांचली वोट साधने का साधन माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में ये वोटर निर्णायक भूमिका में है। दिल्ली में 1,50,00,000 से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से करीब 30% यानी 46 लाख वोटर पूर्वांचली हैं। पूर्वांचली वोट बैंक करीब 29 सीटों पर असर डालता है। 2020 में आप को इनमें से 24 सीटों पर जीत मिली थी। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर विधानसभा चुनाव में आपको वोट देता रहा है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में रहता है। बीजेपी इसे विधानसभा में जोड़कर कमल खिलाना चाहती है। इसके लिए कई कार्यक्रमों की तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पूर्वांचली प्लान को डिरेल करने की कोशिश शुरू कर दी है। दिल्ली में चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा दांव चला है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्ग वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने इसे संजीवनी योजना नाम दिया है। सवाल है कि या इससे वोटों की संजीवनी बूटी आम आदमी पार्टी को मिलेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार धीरे धीरे चुनाव में वोटरों के हर बॉक्स को टिक करती जा रही है। पहले ऑटो चालकों के लिए ऐलान, फिर महिलाओं का सम्मान और अब बुजुर्गों के लिए संजीवनी। सवाल है, इस संजीवनी से वोटों की बूटी मिलेगी? केजरीवाल की सरकार बनेगी? जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। पूर्व सीएम केजरीवाल की कथा में राम भी हैं, हनुमान भी हैं। वो खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं और बेटे के तौर पर उन्होंने बुजुर्गों के लिए नई योजना का ऐलान किया। बताया कि आम आदमी पार्टी की नई स्कीम में प्राइवेट हो या सरकारी, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री होगा। बीमारी का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। रजिस्ट्रेशन 2 से 3 दिन में चालू होगा। आपके कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर कार्ड देंगे। बस शर्त यही है कि दिल्ली के बुजुर्ग आपकी सरकार बनवा दें, तभी योजना लागू होगी। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। सवाल है कि योजना की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले से हेल्थ कवर नहीं है? केंद्र सरकार की कोई योजना लागू है या नहीं? दरअसल दिल्ली में केंद्र की आयुष्मान योजना लागू नहीं है, जिसके तहत बीपीएल परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलता है। केजरीवाल का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दवाइयाँ, इलाज और जाँच मुफ्त है। केंद्र ने अब दायरा बढ़ाया है, जिसमें 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख का हेल्थ कवर अलग से मिलता है। वहीं आप सरकार सभी शहरवासियों को सरकारी अस्पताल में 1 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया कराती है। आयुष्मान योजना फ्रॉड पर आधारित एक योजना है, जहां पे 18 साल के युवाओं की एंजियोग्राफी कर दी गई, जहां पे मरे हुए आदमियों के ऑपरेशन कर दिए गए। इस तरीके की खामियां, कैग की रिपोर्ट जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है संस्था, उस कैग ने ही ऐसी सैकड़ों खामियां जो हैं आयुष्मान भारत के अंदर बताई हैं। ये जो बार बार गाना गाते थे कि हमने वर्ल्ड क्लास इलाज कर दिया, हमारे सरकारी अस्पताल वर्ल्ड क्लास हो गए, तो अगर वर्ल्ड क्लास थे तो अब तक तो इलाज हो ही रहता फ्री आपके हिसाब से। अब ये नई स्कीम क्यों ले आए? इसको तो अब तक नहीं हो रहा था। तो दिल्ली में सियासत लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक आ ही जाएगी, जैसे ही ऐलान होगा, और इसके साथ ही साथ देखना दिलचस्प रहेगा कि किसके मुद्दे किस पर भारी पड़ते हैं। दिल्ली से लेकर चलते हैं मुंबई। आज मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप जाने वाली एक बोट समंदर में हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बोट ने जोरदार टक्कर मारी। इस बोट में 114 लोग सवार थे। 101 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 नौसैनिक की शहादत भी शामिल है। सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बीच समंदर में कुछ वक्त पहले जिस मोटर बोट की रफ्तार का आनंद सैलानी ले रहे थे, वही बोट मातम की वजह बन गई। सैलानियों से लदी बोट गेटवे ऑफ इंडिया से समंदर के रास्ते एलिफेंटा द्वीप की तरफ कूच कर रही थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही समंदर में डूब गई। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हादसे से कुछ वक्त पहले हादसे की शिकार हुई नीलकमल नाव से ही बनाया गया है। नीलकमल पर सवार सैलानी समंदर में मोटर बोट के करतब देख रहे थे। तेज रफ्तार बोट समंदर में स्टंट करती है।
बोट पर मौजूद लोग इसका मजा ले रहे थे, तभी मोटर बोट करीब आती है और नीलकमल को जोरदार टक्कर मारती है, जिसके झटके कैमरे में भी कैद हो जाते हैं। एक छोटा बोट आया के बड़ा बोट को टक्कर किया, टक्कर के बड़ा बोट का अंदर पानी आया भाई, बड़ा बोट का अंदर पानी आया। बड़ा बोट में लाइफ जैकेट पहनने के टाइम पे पूरा बोट एक साइड पूरा पानी में गया। समंदर में नीलकमल नाव के डूबने से सनसनी मच गई। नेवी की 11 नाव, 3 मरीन पुलिस की नाव और कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, घायल सैलानियों को निकाला गया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से चलने वाली जो एक बोट है जिसका नाम नीलकमल है, वो आज दोपहर 3:15 बजे के करीब इस पानी में डूब गई। बड़ी वजह ये रही कि एक स्पीड बोट से टकराई और जिसके चलते उस बोट में सवार कई लोग एक एक करके पानी में गिरने लगे, क्योंकि बोट में पानी जो है वो भरने लगा। कई लोग लापता है, जिनकी तलाश लगातार उनके परिवार के लोग और रेस्क्यू की टीम जो है वो कर रही है। फिलहाल इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बोट में यात्रियों को लाइफ जैकेट क्यों नहीं दिया गया और बोट की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा क्यों यात्रियों को इसमें बैठाया जाता है। जो नीलकमल बोट हादसे का शिकार हुई, उसके मालिक का दावा है कि टक्कर मारने वाली बोट भारतीय नौसेना की थी। एक स्पीड बोट राउंड मारला, परत गेली आणि तिने आणून आमच्या बोटीला असं जोराने ठोकलं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से हर रोज हजारों की संख्या में सैलानी बोट के जरिए एलिफेंटा द्वीप पहुंचते हैं, जहां यूनेस्को हेरिटेज गुफाएं हैं। इन्हीं का दीदार करने दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे ही सैलानियों से लदी नीलकमल बोट आज एलिफेंटा द्वीप नहीं पहुंच पाई। सीएम देवेंद्र फडणवीस और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी दुख जताया। फिलहाल समंदर में लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। उधर संभल में मंदिर मस्जिद का विवाद शांत हुआ तो बिजली पर बवाल बढ़ गया है। इस विवाद के केंद्र में है समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिन पर बिजली चोरी के आरोप लगे हैं। जनहित में आज लाखों की सैलरी वाले सांसद जी के बिजली बिल और बीपीएल परिवार के बिजली बिल का आर्थिक विश्लेषण वाली ये खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। एक तरफ हर महीने लाखों में सैलरी भत्ते, लेकिन बिजली का बिल मात्र 300 रुपए। दूसरी तरफ सालाना 25,000 की कमाई और बिल 10,000 पार। ये संभल से समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क और एक बीपीएल परिवार की कमाई और बिजली बिल का तुलनात्मक अध्ययन है। पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल जून तक तो संभल के माननीय सांसद के घर एक बल्ब नहीं जला, एक पंखा नहीं घूमा। ये बात हम नहीं, सांसद महोदय के घर के बिजली बिल में दर्ज 8 महीनों में खर्च हुई 0 यूनिट बता रही है। बिजली विभाग के इंजीनियरों को जितनी मुश्किल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने में नहीं हुई, उससे ज्यादा मुश्किल सांसद के घर के बिजली बिल का हिसाब लगाने में हो रही है। इस तरह से वहाँ पे लगे हैं इंस्टॉलेशन है इलेक्ट्रिकल के, तो इस तरह से बिल कम से कम मुझे लगता है 3-4 हज़ार से कम तो नहीं आना चाहिए। और इनके अभी 2-3 इनके 5 मकान हैं, 2 पे तो चेंज कर दिया गया, 3 और हैं जिसपे हम लोग आज उसको चेंज करा रहे हैं। बिजली बिल के इन्हीं आंकड़ों ने विभाग की नींद खोल दी। कल यानी 17 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची। सांसद के घर पर लगे पुराने मीटर को हटाया गया, उसकी जगह नया और स्मार्ट मीटर लगाया गया। थोड़ा शक था हम लोगों को काफी समय से, क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम था और जिस तरह से मकान में काफी बड़ा है और चूंकि वहाँ बैठकें भी होती हैं, AC वगैरह भी लगे हैं, तो जिस तरह से ये कंजम्पशन हैं इनमें 28 यूनिट 25 यूनिट, ये मतलब एक आम आदमी जो कि एक लाइफलाइन BPL कंज्यूमर हो, लगभग उस तरह से कंजम्पशन ये है। तो शक था, इसलिए कल आपने देखा होगा कि हम लोगों ने स्मार्ट मीटर स्थापित किया। बिजली विभाग अब सांसद के इलाके के सभी घरों में पुराने मीटर हटा रही है, स्मार्ट मीटर लगा रही है। बिजली चोरी ना हो इसके लिए नई केबल भी बिछाई जा रही है। बिजली चोरी के आरोपों के घेरे में सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हैं। हालांकि उनका दावा है कि उनके पास बिल के कागज मौजूद हैं। सारे बिल जमा करते हैं, उसको बिल आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। इस टाइप की बातें करने से कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी सारा बिल है, जमा करते हैं और अनाप शनाप बात करने से कोई फायदा नहीं है। होगा तो लीगली मैं जवाब दे दूंगा उसका। प्रशासन भी घर से सांसद के कारोबारों से जुड़ी जगहों पर भी बिजली चोरी की पड़ताल में जुटी है। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी है और कार्यवाही को बदले की भावना करार दे रही है।
संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। इससे पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता भी पुलिस की मौजूदगी में बिजली विभाग की दस्तक को साजिश बता चुके हैं। हालांकि बिजली विभाग कह चुका है कि पहले कई मौकों पर जब टीम सांसद के घर गई थी तो उनके साथ मारपीट हुई है, इसलिए इस बार पुलिस की मौजूदगी में स्मार्ट मीटर और बिजली केबल बिछाई जा रही है। सांसद महोदय का सोचिए, बिजली का बिल जीरो। फिलहाल आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे, रूस ने भारत और दुनिया के करोड़ों कैंसर मरीजों को एक उम्मीद दे दी है। रूस कह रहा है कि उसने दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन बना ली है। अगले साल से वो इसे अपने नागरिकों को मुफ्त में देगा। रूस की कैंसर वैक्सीन पर इतनी जल्दी भरोसा करना चाहिए या नहीं, इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको। भारत के 14 लाख और दुनिया के 2 करोड़ से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स अब रूस की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जब से रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया, वो दुनिया भर के कैंसर पेशेंट्स के लिए उनका हीरो बन गया। बताया गया कि रूस के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर एक कैंसर वैक्सीन बनाई है। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स पास करने के बाद अब 2025 से उसे रूस में मुफ्त में बांटा जाएगा। ये खबर दुनिया के लिए एक उम्मीद जैसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2022 में भारत में कैंसर के 14 लाख मरीज थे। उसी साल 9 लाख लोगों की कैंसर से मौत भी हो गई थी। 2022 में दुनिया में 2 करोड़ कैंसर के मरीज थे, जबकि 97 लाख लोगों की इस गंभीर बीमारी ने जान ले ली थी। अब तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी थी जो कैंसर से आपको बचा पाए। रूस ने उसे बनाने का दावा कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स अभी रूस की वैक्सीन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तक उसका कोई डाटा रिलीज नहीं करा है वहां से। उसके अंदर जो भी प्री क्लिनिकल स्टेजेस थी, उसके अंदर दावा किया गया है कि उस वैक्सीन ने जो वो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उस पर अच्छा काम किया है और उसको और आगे फैलने से रोकने वाली क्षमता प्रूव करी है। अगले साल जैसा आप कह रहे हैं कि वो लॉन्च करेंगे, तब जब वो पेशेंट उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और जब वहां से डाटा जनरेट होएगा, तब कम्युनिटी या ऑन्कोलॉजिस्ट भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। ये समस्या भारत में भी बढ़ रही है। देश में सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को बढ़ावा दे रही है। और अब आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको दिखाते हैं। कल मॉस्को में रूस की सेना के न्यूक्लियर चीफ की हत्या कर दी गई। आज रूस ने एक उज़्बेकिस्तानी नागरिक को पकड़ लिया है। दावा है कि यूक्रेन ने उसे हमला करने के लिए मॉस्को भेजा था। कल रूस के न्यूक्लियर चीफ को बम से उड़ाया गया। आज रूस ने एक उज़्बेकिस्तान नागरिक को पकड़ लिया। दावा किया कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस के कहने पर उस नागरिक ने रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव को मारने के लिए बम लगाया था। हमने उज़्बेकिस्तान गणराज्य के एक 30 साल के नागरिक को आतंकवादी हमला करने के संदेह में हिरासत में लिया है। उस हमले में हमारे जनरल इगोर किरिलोव और उनके असिस्टेंट की मौत हो गई है। दुनिया के सामने रूस ने संदिग्ध हमलावर का ना तो हुलिया जारी किया, ना नाम, लेकिन अपनी जांच के आधार पर रूस ने उस संदिग्ध को यूक्रेन से जोड़ा। रूस के मुताबिक संदिग्ध ने बताया कि यूक्रेन की स्पेशल सर्विस ने उसकी भर्ती की। फिर उन्हीं के इशारे पर वो मॉस्को आया। मॉस्को में ही उसे घर पर बम दिया गया। बम मिलने के बाद उसने उसे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में फिट किया और स्कूटर को न्यूक्लियर चीफ के घर के बाहर रख दिया। इसके बाद न्यूक्लियर चीफ का इंतजार किया गया। रूस के मुताबिक इस पूरी गतिविधि की यूक्रेन में लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी। सैन्य अधिकारी के घर की रेकी के लिए उसने किराए की एक कार ली। उसमें उसने वीडियो सर्विलांस कैमरा फिट किया था। उस कैमरे की फुटेज को यूक्रेन के निप्रो शहर में यूक्रेनी सेना के अधिकारी लाइव देख रहे थे। जैसे ही हमारे सैन्य अधिकारी के घर से बाहर निकलने का सिग्नल मिला, उस हमलावर ने रिमोट कंट्रोल से बम धमाका कर दिया। यूक्रेन के कहने पर मौत के मुंह में आए उस संदिग्ध हमलावर को पैसों का लालच दिया गया था। रूस के मुताबिक हमले के बाद उसे हमेशा के लिए किसी यूरोपियन देश में सेटल करवाने का वादा किया गया था।
इस घटना को अंजाम देने के लिए हमलावर को करीब 85 लाख रुपए और हमेशा के लिए किसी भी यूरोपीय देश में भेजने का वादा किया गया था। इस हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान भी अब की जा रही है। अब जिस रफ्तार से रूस की जांच बढ़ रही है, इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। चले इसी के साथ जनहित में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो दिखाएंगे क्रिकेट से अन्ना का संन्यास। पूरी खबर ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।